Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो बहुत बार पेपर में एज इट इज़ या फिर घुमा फिरा कर पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स पेपर वन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर वन में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2022 वाला जो साइकिल था जिसका एग्जाम मार्च में हुआ था, वहां से क्वेश्चन आया है। एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय। एटमॉस्फेरिक हेज जो होती है इसको ये किस कारण की वजह से होती है? वायुमंडलीय धुंध का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर आपके सामने है, अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि हेज क्या होता है। ठीक है, धुंध क्या होती है? धुंध जो एटमॉस्फेयर में है वो जनरली पाई जाती है, जिसमें कि आपके डस्ट भी होती है, स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस की छोटे छोटे ड्राई पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं, जिसकी वजह से जो हवा है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्लियर नहीं होता, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा सा रेड कलर में हो जाता है या फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर में हो जाता है। तो ये क्या होता है? अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर्स उसमें होते हैं, उसी को एटमॉस्फेरिक हेज का मेन कारण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट यानी कि ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट कौन से हैं? क्या होते हैं? डिक्रीज दी ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट क्या होते हैं? ये सेकंड कैटेगरी होती है वाटर पॉल्यूशन की। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि वाटर पॉल्यूशन की सेकंड कैटेगरी में ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होते हैं, यानी कि वो ऐसे अपशिष्ट, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि ऑक्सीजन की डिमांड करता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ये देखो, इसका क्या मतलब है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, जब वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, वेस्ट होने लग जाते हैं, तो वो लोग ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का लेवल जो है पानी के अंदर उसको कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इंडिया विल बी प्रमोटेड एज अ global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as what? देखो, एनईपी 2020 के हिसाब से इसमें कहा गया था कि भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर एक जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का एक सपना देखा गया था। एंड इसको किस रोल के अंदर रखा गया था? तो इसको रखा गया था विश्व गुरु के अंदर। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु का मतलब होता है वर्ल्ड लीडर। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एनईपी 2020 में आया था और 2021 में न्यू दिल्ली में इसी के ऊपर कुछ रिसर्च हुई थी, इसी के ऊपर कुछ डिस्कशन हुई थी, जहां पर ये कहा गया था, ठीक है, कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन इंडिया को बनाया जाएगा, इसीलिए इसको विश्व गुरु के नाम से कहा गया है। एंड ये स्टेटमेंट बोली किसने थी? ये स्टेटमेंट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बोली थी 2021 की अपनी एक मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा वो ऐसा प्रदूषक होता है जो कि इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है? तो वो होता है
पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो कीटनाशक होते हैं, जो कि फूलों में, पौधों में, सब्जियां, जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनको लगता है कि वो सिर्फ कीटाणुओं को मार रहे हैं, लेकिन वो इंसान के शरीर में जा करके कैंसर को भी बना सकते हैं, कैंसर के सेल्स को भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड। सो नेचुरल हजार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा कौन सा नहीं है? देखो, जंगल में आग लगती है, बिजली चमकती है, लैंडस्लाइड होता है यानी कि भूस्खलन होता है, ये सब नेचुरल हजार्ड है। केमिकल कंटामिनेशन यानी कि रासायनिक संदूषण जो है, ये एक नेचुरल हजार्ड नहीं है। सो रासायनिक संदूषण होता क्या है? देखो, जो भी हम लोगों के जैसे कि सॉइल होता है, मिट्टी होती है, हमारा वातावरण होता है, डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, जिसकी वैलिडिटी जैसे कुछ क्रीम्स होती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो कि 2-3 साल तक उस चीज़ को सेव करके रख सकते हैं, है ना? तो वो क्या है, वो केमिकल कंटामिनेशन है, यानी कि केमिकल्स यूज़ करके उस चीज़ की आयु बढ़ाई जाती है। तो ये एक नेचुरल हज़ार्ड नहीं है, ये ह्यूमन खुद बनाते हैं एंड इससे उनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट आर। सो ये यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है जैसे कि माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से वेस्ट वाटर निकलता है, वो गंदा काला पानी, काला धुआं निकलता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में से धुआं निकलता है, कोल की जो कंपनीज होती है वहां से जो धुआं निकलता है, खेतों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो जितनी भी चीजें हैं ये सब एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज के अंदर आती है, ठीक है। अब इन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला इसका फर्क पड़ता है पॉपुलेशन पर, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लोलिएटिंग रिसोर्सेज, यानी कि जनसंख्या, प्रति व्यक्ति संपन्नता और संसाधनों के दोहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। सो ये सब चीजों का, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब चीजों से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है? सो देखो, ऑप्शंस है यहाँ पर, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। सो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो प्राकृतिक चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की किरण है, उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन के अंदर आप लोगों के आ जाता है, जैसे कि सूर्य की किरणें मैंने बताई, ज्वार भाटा होता है, पवन ऊर्जा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इन संसाधनों को भविष्य में भी बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैसेस यानी कि प्राकृतिक गैस जो होती हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लिस्ट आप एक बना लीजिए, ठीक है, लिस्ट आप एक बना लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। सो इसमें अभिकथन कहता है, पीपल pollution control measures do not necessarily help in checking environmental degradation, यानी कि जो लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपाय हैं, जरूरी नहीं है कि वो पर्यावरण को भी रोकने में, पर्यावरण के नुकसान को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसका कारण ये बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रेदर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर सीधी सी बात बोली गई है कि इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। वो कैसे कि एक तरफ बोला गया है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा एनवायरमेंट जो है, वो पर्यावरण जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, उसकी क्वालिटी नीचे की ओर जा रही है। तो ये रिलेशन यहाँ पर बहुत जटिल बताया गया है। सो बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स, एंड जो रीजन है इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो शहरी क्षेत्रों में कौन सा वो एक ऐसा केमिकल है, पॉल्यूटेंट है, जो कि आंखों में जलन लोगों में करता है? तो वो है सरफेस ओजोन, ठीक है। सरफेस ओजोन यानी कि भूतल ओजोन। सो सरफेस ओजोन को आप लोग और किस नाम से जानते हो? इसका नाम होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। एंड इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेरिक
ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, ये दोनों भी इसके नाम होते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, आप सभी को पता होगा, बेसिक भी ये बचपन में पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है उसमें गैस को ये ट्रेस करता है विद एन एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 to 30 पार्ट्स पर बिलियन बाय वॉल्यूम। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ये गैस के लेवल को मेजर करने में मदद करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, ओके, सो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो देखो, इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, ज्यादातर नदियों में जो पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, अनट्रीटेड सेवेज की वजह से होता है, अनउपचारिक सीवेज की वजह से, यानी कि जैसे होता है ना, लोगों के जिनके घर नदी के आसपास होते हैं, वो अपने घर का गंदा पानी, अपने टॉयलेट्स का, बाथरूम का गंदा पानी नदी में मिला देते हैं, वो पाइप्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा नदियों में वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, assertion reason based question, sustainable development is critical to well being of human society। यानी कि जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये समाज के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बोलती है, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरणीय रूप से जो अच्छी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों को कम नहीं करती है। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बोल रही हैं, एंड ये इसका करेक्ट रीजन लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ए को सेटिस्फाई करने के लिए इसका कारण बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत सारे तरीकों से रखा जाता है। एग्जाम में आपको मैंने बताया था, चलो होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। पीपल एंड एनवायरमेंट में पहले ही लेक्चर में मैंने आपको एसडीजी पढ़ाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बताइए कि इसमें टोटल कितने गोल्स होते हैं। आप सभी ने कल भी मेरे वीडियोस में रिप्लाई किया, मेरे आंसर्स, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके आंसर दिए, तो इसका आंसर भी जरूर बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स होते हैं। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अपनी फ्यूचर को बचाने के लिए कॉमन गोल होता है। ऐसा इसमें नहीं कहा जा रहा कि हम अपना जीवन जी लेते हैं और आगे आने वाली जनरेशन अपना खुद देख लेगी, ठीक है। तो ये गोल्स इसलिए बचाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण छोड़कर जाएं। तो इसमें हर एक फील्ड को ध्यान में रखा गया है, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये गोल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx जिसको बोला जाता है, इन अर्बन एरियाज इज रोड ट्रांसपोर्ट। सो NOx, NO2 जो होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्राइमरली कहाँ से होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल्स नहीं, बर्निंग ऑफ फ्यूल से। जो धुआं, जो ये होता है ना, धुआं होता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी मशीनरी से धुआं निकलता है, उन सभी चीजों में से ये सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री भी होता है, लेकिन कंपेयर अगर उसको हम करें कॉमर्शियल सेक्टर और रोड ट्रांसपोर्ट से, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। सो शहरी क्षेत्रों में स्मॉग ज्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है। इसका कारण ये है कि इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पजेज और टू कीप देमसेल्व्स वार्म। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये रिलेशन कहीं पर दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है। इसमें ये बोला है कि बायोमास को बहुत ज्यादा जलाया जाता है, जिससे कि लोग अपने आप को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों में बायोमास का जलाना बहुत होता है जिसकी वजह से सिटीज में स्मॉग होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में से पूछा गया है, इनसाइड रूरल होम्स द सोर्स और सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी। सो ये किसकी वजह से होता है, अनवेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स,
केरोसिन हीटर, सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन जो होता है घरों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो देखो, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ने इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग को यहाँ पर एक टारगेट दिया है रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, कि 2020 में वो कितनी एनर्जी का टारगेट लेकर चले हैं। सो करेक्ट आंसर है 350 GW, गीगावाट। ओके, सो ये टारगेट है कि 2030 तक हम इसको जरूर अचीव करके रहेंगे। अभी तक ये 350 तक तो नहीं हुआ है, काफी इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सो पर कैपिटा एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी किसने रेज की है? रशिया ने, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर इंडिया। ओके, इंडिया का लोएस्ट रैंक पहले भी था, अभी भी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा में भी इंडिया थोड़ा कम ही है comparative to other 3 countries. Next है, sustainable development goals have specific targets to be achieved by. So sustainable development goals यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों ने कुछ लक्ष्य रखे हैं जिसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक टारगेट रखा है कि उस टारगेट को हम कब तक अचीव करेंगे। सो उसको 2030 तक अचीव वो करने वाले हैं। सो एग्जाम में और भी टारगेट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 2030 का टारगेट क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स जो उन्होंने 2030 तक अचीव करने हैं, उन टारगेट्स के नाम बताइए। ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। Indian government's target of producing power from biomass by the year 2022 is what? So it is 10 MW. ये भी एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो, 2022 का डेटा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसमें ये देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2025, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को ईयर चेंज करके भी पूछा जा सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि अपने जितने भी मृदा संसाधन है उनका संरक्षण करके रखना मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या बताया गया है कि मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू हैं, लेकिन करेक्टली वो उसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इसके बीच में रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ऑब्जेक्टिव हैज बीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स ओवर द डिकेड 2010 से 19 बाय द रेफरेंस टू डिकेड 1994 टू 2003। इसका डेटा है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे कि मैम इतना पुराना डेटा क्यों लेकर आ रही हैं। मेन काम हमारा ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे यही है 2022 वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहले 2019 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 या 2022 के डेटा के हिसाब से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। Indian government's target for power production from small hydro projects by year 2022 is 5 GW. Next question है, in which country the recent international agreement on freezing out hydrofluorocarbons was signed by Rwanda? ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड 25 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। एंड जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को दिया है वो क्वेश्चन भी आप लोग आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल